आज हम पढ़ेंगे कलचुरी वंश पार्ट 2। ठीक है, कलचुरी वंश पार्ट 2 में जैसे कि मैंने आपको पार्ट 1 में बता दिया था कि हम जगतदेव तृतीय तक पढ़े थे। ठीक है, उसमें हर एक राजा के बारे में मैं आपको डिटेल पढ़ा दिया था जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, लास्ट हम पढ़े थे जाजल्य देव थर्ड, ठीक सॉरी जाजल्य देव द्वितीय के बारे में पढ़े थे हम लास्ट। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे जगत देव के बारे में। जगत देव के बारे में हम पढ़ते हैं, ये जाजल्य देव का बड़ा भाई होता है। ठीक है, जगत देव, जगत देव के बारे में विशेष क्या है, कुछ खास नहीं, केवल 2-4 चीजें ही हैं। पहले आप इसका शासनकाल यानी और एक लाइन में बस इसके बारे में हम समझेंगे। ठीक, जगत देव क्या करता है, जब इसका भाई जाजल्य देव द्वितीय शासन कर रहा होता है उस समय ये गंग राजाओं के दमन हेतु निकला होता है। ठीक, गंग राजाओं के दमन, और गंग राजाओं का दमन कर ही रहा होता है, उनके साथ युद्ध कर ही रहा होता है कि अचानक इसको खबर मिलती है कि इसका भाई जाजल्य देव सेकंड मारा गया, मृत्यु हो गई थी उनका, नेचुरल डेथ। फिर ये जाजल्य देव जगत देव वहां से वापस आता है। ये सब चीज के बारे में हमको जानकारी कहाँ से मिल रहा है, खरौद से, खरौद के शिलालेख से। ठीक, खरौद शिलालेख से हमको इसके बारे में जानकारी मिल रहा है। ठीक, जगत देव गंग राजाओं के दमन के लिए निकला होता है पूर्व की ओर, लेकिन पता चलता है कि जाजल्य देव सेकंड का मृत्यु हो चुका है, तो ये वापस आ जाता है। वापस आने के बाद अपने साम्राज्य को देखता है अपने भाई का, तो पूरी तरह से बिगड़ा हुआ रहता है, तहस नहस रहता है। ठीक है, अव्यवस्था या अराजकता फैला हुआ होता है। ठीक, ये सारी चीजों को मेंटेन करता है, शासन करता है और रतनपुर को ठीक करता है वापस से। बस इसके बारे में इतना जानो। ठीक, उसके बाद हम पढ़ते हैं रत्नदेव तृतीय के बारे में। रत्नदेव तृतीय के समय में घोर अंकाल पड़ा होता है रतनपुर में। इसका शासन काल आप ध्यान में रखिए 1178 से 1198। इसके शासन काल में रतनपुर में बेहद अकाल पड़ा होता है, फिर भी जैसे तैसे करके मेंटेन कर रहे होते हैं, राजकोष पूरा खाली हो गया होता है। ठीक, इसका एक मंत्री का नाम है गंगाधर। ये मंत्री आप मत भूलना। ठीक, ये गंगाधर कुछ विशेष निर्माण कार्य करवाता है। इसके निर्माण कार्य बस को आपको ध्यान में रखना है। पहला, ये खरौद में एक मंदिर है लाखा चौर के नाम से, ठीक, जिसको ईशान देव ने बनवाया होता है। लाखा चौर के नाम से जो मंदिर है उसका ये जीर्णोद्धार करवाता है सभा मंडप का, लाखा चौर मंदिर। ठीक, लाखा चौर मंदिर का जीर्णोद्धार करवा रहा है। ये भी पूछता है, ये पूछा जा चुका है एक बार, लाखा चौर मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाया, गंगाधर। किसका मंत्री है, रत्नदेव तृतीय का। साथ ही साथ ये रतनपुर के एक पहाड़ी पे एक वीरा मंदिर बनवाता है, एक वीरा मंदिर। ठीक, या इसको लखनी देवी मंदिर भी बोलते हैं, लखनी देवी मंदिर। इतना चीज समझ में आएगा। रतनदेव तृतीय के बारे में बस इतना ही पढ़ना है कि इसके शासनकाल में एक मंत्री हुआ गंगाधर। गंगाधर ने 2-3 विशेष निर्माण कार्य करवाए। पहला, खरौद का जो लाखा चौर मंदिर है उसका ये जीर्णोद्धार करवाता है। दूसरा, रतनपुर में एक वीरा मंदिर या लखनी देवी मंदिर का निर्माण करवाता है। ठीक, साथ ही साथ रतनपुर के पास ही एक पूरा रति शिव मंदिर बनवाता है, पूरा रति शिव मंदिर। ठीक, इतना चीज आपको पढ़ना है रतनदेव तृतीय को लेकर के। ठीक है जी, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रताप मल्ल के बारे में। ये प्रताप मल्ल क्या पूछ सकता है इसको लेके, कुछ नहीं पूछेगा, बस इसका ताम्रपत्र को ही पूछेगा। ठीक, ताम्रपत्र को ही पूछेगा इसका, उससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। 1198 से 1222 ईस्वी तक इसका शासनकाल होता है। ताम्रपत्र अलग अलग जगह से, अलग अलग क्षेत्रों से इनका ताम्रपत्र मिला है। इसके ताम्रपत्र में विशेषता क्या है कि अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग हुआ है। कलचुरी संवत
किस कलचुरी शासक ने अपने ताम्रपत्र में अंतिम बार कलचुरी संवत का प्रयोग किया? तो प्रतापमल। कलचुरी कौन सा संवत फॉलो करते थे? त्रैकुटक संवत। वो ऐसा नहीं पूछेगा, ऐसा भी तो पूछ सकता है वो कि कौन सा कलचुरी शासक है जिसने अपने ताम्रपत्र में अंतिम बार त्रैकुटक संवत का प्रयोग किया था। तो चाहे कलचुरी संवत पूछे चाहे त्रैकुटक संवत पूछे, दोनों में आंसर आपको लेना है प्रतापमल। ठीक, पेंड्रा बांधा, कोनारी, बिलाईगढ़, पौनी ताम्रपत्र, ऐसा 2-4 इनका ताम्रपत्र है। ठीक, प्रतापमल के बारे में हमको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। ठीक है जी। प्रतापमल के बाद कलचुरी वंश का लगभग 200 से 250 साल का इतिहास हमको नहीं मिलता। 1222 के बाद का जो हमको कुछ 20 का लगभग 200 से 250 साल का जो समय है उसका इतिहास हमको नहीं मिलता। इसीलिए उस इतिहास के उस काल को कलचुरियों का अंधकार युग या छत्तीसगढ़ के इतिहास का अंधकार युग भी कहा जाता है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे बारहेंद्र शाह के बारे में, 1480 से लेकर के 1525 ईस्वी। फिर कुछ समय बाद एक शासक आता है जिसका नाम है बारहेंद्र शाह। बारहेंद्र शाह 1480 से लेकर 1525 तक। देखो क्या होगा, बारहेंद्र शाह क्या करता है, इसका विशेष काम ध्यान में रखो। ये राजधानी बनाएगा नया। कलचुरियों का पहला राजधानी तुम्बाड़, दूसरा राजधानी रतनपुर, तीसरा राजधानी छुरी कोसगई। छुरी कोसगई, ये छुरी कोसगई नाम का एक राजधानी बनाता है। ठीक, और वहां पे एक मंदिर बनाता है कोसाई माता का। कोसाई माता का मंदिर बारहेंद्र शाह छुरी कोसगई को बसाता है और कुछ समय के लिए उसको अपना राजधानी बनाता है। राजधानी बनाने के साथ साथ वहां पे कोसाई माता का मंदिर बनवाता है और साथ ही साथ कोषागार भी बनवाता है। ठीक, इसका एक मंत्री होता है, मंत्री का नाम होता है माधव। इसका नाम ध्यान में रख लीजिए, बस इसका मंत्री का नाम ध्यान में रख लीजिए। मंत्री का नाम होता है माधव और ये अपने नाम से एक और मंदिर बनाता है बाहरेश्वर मंदिर। ठीक, 2-3 मंदिर बनवाया है। देखो, कोसाई माता का मंदिर, बाहरेश्वर मंदिर, साथ ही साथ चैतुरगढ़ में किला भी बनवाया था। और उसके अलावा विशेष काम होता है कि इसके शासन काल में एक प्रशासनिक काम, इसके शासनकाल में एक प्रशासनिक काम क्या होता है कि बिसई ठाकुर बिंझवार को बिसई ठाकुर बिंझवार को अपने शासन क्षेत्र में जमींदारी सौंपता है कि आप जाइए और हमारे शासन क्षेत्र में आप जमींदारी काम कर सकते हैं। ठीक, ये सारा काम किसके शासनकाल में हो रहा है? बारहेंद्र शाह के शासनकाल में हो रहा है। अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट राजा। कलचुरी वंश के अंधकार युग के बाद जिस राजा में हमको ध्यान देना है वो है कल्याण शाह जी। ठीक है, कल्याण शाह, इसके बारे में हमको पढ़ना है थोड़ा सा डिटेल। 1544 से 1581 तक है इसका शासनकाल। इसके शासनकाल में क्या होगा देखो ध्यान से। ठीक, ये बंदा चला जाता है मुगल दरबार, चला नहीं जाता है, इसको लेके गए होते हैं। ठीक, और मुगल दरबार में पेश किया जाता है। कलचुरी वंश का पहला राजा है जो कल्याण शाह, जो मुगल दरबार में पेश होता है, या एकमात्र राजा भी आप कह सकते हो। इसको मुगल दरबार में बुलाया जाता है और 8 वर्षों तक नजरबंद करके रखा जाता है। कितने वर्षों तक? 8 वर्षों तक नजरबंद करके रखते हैं। ठीक है, 8 वर्षों तक नजरबंद करके रखा। जो शासक इसको
कैद करके रखा होता है उसमें हमको ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं जहांगीर, तो कुछ इतिहासकार अकबर को भी मानते हैं। ये जहांगीर के भी दरबार में पेश हुआ था और अकबर के भी दरबार में पेश हुआ था, ऐसा माना जाता है। ठीक, जहांगीर के दरबार में पेश हुआ था, इस बात की पुष्टि इससे हो जाती है कि जहांगीर का एक रचना है, उस रचना का नाम है तुजुक ए जहांगीरी। तुजुक ए जहांगीरी। ठीक, इस तुजुक ए जहांगीरी में इस कल्याण साय के बारे में हमको जानकारी मिलती। ठीक है, साथ ही साथ इसी तुजुक ए जहांगीरी का एक अनुवाद मिलता है हमको। उस अनुवाद का नाम आप सभी ने सुना होगा, जहांगीर नामा। ठीक, जहांगीर नामा। इस जहांगीर नामा में भी हमको इस राजा कल्याण साय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, ऐसा माना जाता है कि जहांगीर का बेटा परवेज इस कल्याण साय को लेने के लिए रतनपुर आया था और रतनपुर आने के बाद कल्याण साय को कैद करके ये जहांगीर के दरबार में पेश करता है और जहांगीर इससे बहुत कुछ प्रशासनिक काम सीखता है। क्यों? क्योंकि कल्याण साय एक बुद्धिमान राजा होता है, इसलिए उसको बार बार मुगल दरबार में बुलाया जाता है। एक जहांगीर के काल में बुलाया जाता है, एक अकबर के काल में बुलाया जाता है, और दोनों काल में 8 वर्षों तक इसको नजरबंद करके रखते हैं। किसको? कल्याण साय को। ठीक, ये हुआ जहांगीर नामा और तुजुक ए जहांगीरी में इस मुगल शासक के बारे में हम इस कलचुरी शासक का नाम हमको मिलता है। जब ये कल्याण साय मुगल दरबार में 8 वर्षों के लिए जब नजर बंद करके इसको रख दिया जाता है, तो हमारे छत्तीसगढ़ से एक गोपाल नाम का या गोपल्ला नाम का एक वीर जाता है। ठीक, गोपल्ला नाम का वीर, और जहांगीर को दिखाता है अपना पहलवानी करतब। ठीक, पहलवानी करतब दिखाता है। जहांगीर खुश हो जाता है, बोलता है कि क्या चाहिए, तो बोलता है कि आप हमारे राजा जी को छोड़ दीजिए, प्लीज छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको अपने साम्राज्य के लिए एक शासक चाहिए, कुशल शासक, जिसको आप 8 वर्षों से नजरबंद करके रखे हो, है ना। तो जहांगीर बोलता है कि ठीक है, हम कल्याण साय को छोड़ रहे हैं। ठीक, कल्याण साय को छोड़ते हैं और कल्याण साय वापस आ जाता है रतनपुर। और जिस दिन कल्याण साय मुगलों के दरबार से छूट करके रतनपुर आता है, उस दिन सारे रतनपुर के वासी छेरछेरा पर्व मनाते हैं। वहीं से छेरछेरा पर्व मनाना स्टार्ट हुआ है। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। पहलवानी कौन दिखा रहे हैं? गोपल्ला वीर। इस गोपल्ला वीर और राजा कल्याण साय को लेकर के एक गीत गाया जाता है गेवार जाति के माध्यम से, इसको हम बोलते हैं गोपल्ला गीत। इस गोपल्ला गीत में हमको इस कल्याण साय गोपाल वीर के बारे में जानकारी मिलती है कि ये लोग कुछ समय के लिए या कुछ वर्षों के लिए मुगल दरबार में पेश हुए थे। ठीक, यहाँ तक के कल्याण साय को लेकर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे हम इसी कल्याण साय के बारे में कुछ विशेष चीजें हम पढ़ेंगे, या कौन कौन सी एक कार्य करवाया है, इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जमाबंदी प्रणाली। ये जमाबंदी प्रणाली लाता है। जमाबंदी प्रणाली का मतलब राज्य सरकार को जितने भी प्रजा हैं उनके पास से यदि टैक्स मिल रहा है तो उसमें से पूरा पैसा को खर्च नहीं कर देना है। कुछ पैसे को अकाल के समय के लिए या इमरजेंसी के लिए बचा के रखना पड़ता है। ठीक, तो यही जमाबंदी प्रणाली सिस्टम ये लाया था। ये सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम था। ठीक, और साथ ही साथ ये एक और सिस्टम लाता है, गढ़ व्यवस्था। गढ़ व्यवस्था, है ना। जैसे कि वर्तमान समय राज्य सरकार को यदि ऐसा लगता है कि कोई जिला काफी बड़ा है और वहाँ पे प्रशासनिक कार्य ठीक से ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो काम करो, उस जिले को विभाजित कर दो, उसको और उसमें एक और जिला, नवीन जिला बना दो। वैसी कल्याण साय के गढ़ व्यवस्था आया था। वो बोलता था कि यदि हमको अपने साम्राज्य को अच्छे तरीके से प्रशासनिक ढंग से चलाना है तो उनको एक एक गढ़ में बांट देना चाहिए। ठीक, इस गढ़ व्यवस्था को आधार मानकर, ये राजस्व पुस्तिका भी आप बोल सकते हो क्या इसको? बिल्कुल। इस राजस्व पुस्तिका, जो कल्याण साय का राजस्व पुस्तिका है, उसको आधार मानकर 1868 में एक अंग्रेज आता है। 1868 में उस अंग्रेज का नाम है मिस्टर चिस्म। ठीक, मिस्टर चिस्म आएगा 1868 में, कल्याण साय के राजस्व पुस्तिका को पढ़ेगा और राजस्व पुस्तिका को पढ़ने के बाद ये कहता है कि ये तो बेस्ट ऑप्शन है किसी भी स्टेट को ऑपरेट करने के लिए। मिस्टर चिस्म क्या करेगा?
शिवनाथ नदी के उत्तर में 18, शिवनाथ नदी के दक्षिण में 18। छत्तीसगढ़ को 18 गढ़ों में विभाजित कर देगा। कौन? मिस्टर चीस्म। कब कर रहा है? 1868 में। किसके पुस्तिका को आधार, राजस्व पुस्तिका को आधार मान के कर रहा है? कल्याण साय के। कल्याण साय के गढ़ व्यवस्था वाले सिस्टम को आधार मान करके छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में विभाजित कर दे रहा है। ठीक, मिस्टर चीस्म। और ये छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ में 36 गढ़ होना चाहिए, ये बताया कौन है? आपका कल्याण साय। इतना चीज आपको पढ़ना है कल्याण साय को लेकर के। ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे लक्ष्मण साय के बारे में, इसका बेटा। एक सेकंड और, कल्याण साय के बारे में यदि आप पढ़ रहे हैं तो इसका एक निर्माण कार्य आप पढ़ लीजिए। एक निर्माण, रतनपुर का जो किला है, रतनपुर के किले के अंदर में ये जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण। ठीक, रतनपुर के किले के अंदर में आप जाओगे तो आपको जगन्नाथ मंदिर मिल जाएगा। उसका निर्माण कार्य करवाया था कल्याण साय। अब हम पढ़ेंगे लक्ष्मण साय के बारे में। सोलहवीं शताब्दी की बात है। लक्ष्मण साय कुछ नहीं करता। लक्ष्मण साय एक देश बही खाता सिस्टम लाता है। देश बही खाता, ठीक, इसको ये लागू करता है। देखो, जमाबंदी प्रणाली कौन लाया था? इनके पिताजी कल्याण साय। ठीक है, लागू कौन करवाएगा देश बही खाता को? लक्ष्मण साय। कि कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा प्रशासनिक कार्य में खर्च हो रहा है, कितना हम अपने आर्मी को सेंड कर रहे हैं, मतलब जो हमारे जो सैनिक है उसको, जितना पैसा आता है उसका एक एक रुपए का हमारे पास ब्यौरा होना चाहिए। तो ये लाता है देश बही खाता, और देश बही खाता को लागू करता है अपने शासनकाल में। ठीक, इसका जब मृत्यु हो जाता है ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी 20 रानियां सती हुई थी। ठीक, 20 रानियां सती हो गई थी। कहाँ पे सती? तो रतनपुर में जो किला है उसके आसपास, मोती महल के आसपास, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहते हैं कि एक तालाब है। ठीक है, जिसको 20 दुवरिया मंदिर बना है वहां पे, या 20 दुवरिया तालाब भी बोलते हैं इसको, 20 दुवरिया तालाब या मंदिर। ठीक, तालाब है, तालाब के बगल में मंदिर है। जब लक्ष्मण साय का मृत्यु हो जाती है तो उसकी 20 रानी सती हो जाती है। तो वहीं पे उसी के याद में 20 द्वारिया मंदिर, और उसी के याद में इस तालाब का नाम 20 द्वारिया तालाब रखा गया है। ठीक, लक्ष्मण साय के बारे में आपको सिर्फ इतना पढ़ना है। बजट प्रणाली प्रस्तुत किया था अपने शासनकाल में। ठीक है, ये इसको ये लाया था 1581 ईस्वी में। ये डेट आप ध्यान में रखें। लक्ष्मण साय बजट प्रणाली या देश बही खाता सिस्टम कब लाया था? 1581 में। अब हम पढ़ेंगे तखत सिंह के बारे में। राजा तखत सिंह ने क्या विशेष कार्य कराया उसके बारे में हम पढ़ते हैं। 1665 से 1689 ईस्वी के बीच इसका शासन है। ये अपने नाम से एक शहर बनाता है। शहर का नाम है तखतपुर, वर्तमान का बिलासपुर। ठीक, ये अपने नाम से शहर बसाता है। इसके शासन के समय इसका एक समकालीन केंद्र में बैठा था औरंगजेब। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन से कलचुरी वंश के शासक औरंगजेब के समकालीन थे। औरंगजेब हो गया सर, औरंगजेब। ठीक, औरंगजेब का समकालीन था तखत सिंह। नगर बसाता है कौन सा? तखतपुर, 17वीं शताब्दी के आसपास। इसके बारे में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। ठीक, इसके बाद हम पढ़ते हैं राजसिंह के बारे में। 1689 से लेकर के 1712 ईस्वी तक ये इंपॉर्टेंट राजा है। राजसिंह इंपॉर्टेंट राजा है। तखत सिंह के बाद राजसिंह। सोलह सौ नवासी से लेकर के 1712 ईस्वी तक ये क्या करेगा? राजसिंह का एक दरबारी कवि, ठीक,
इस कवि का नाम है गोपाल मिश्र, नाम आप सभी ने सुना ही होगा। गोपाल मिश्र का एक रचना है, रचना का नाम है खूब तमाशा। खूब तमाशा। इस खूब तमाशा में इन्होंने छत्तीसगढ़ शब्द का सेकंड टाइम यूज किया था क्या? बिल्कुल ठीक। साथ ही साथ इस खूब तमाशा में औरंगजेब का भी अवहेलना किया था ये, ठीक, औरंगजेब के बारे में कुछ बुराई किया था, ठीक। कौन? गोपाल मिश्र। ये किसका दरबारी कवि है ये ध्यान में रखो, गोपाल मिश्र राज सिंह का दरबारी कवि है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि गोपाल मिश्र किसके दरबारी कवि थे, इसके बारे में आपको वो पूछेगा, ठीक। इसके अलावा इसका निर्माण कार्य आप ध्यान में रखो, राजसी का निर्माण कार्य मोस्ट इंपॉर्टेंट। अपने नाम से रतनपुर के पास एक शहर बसाएगा राजपुर नाम का, ठीक। दूसरा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, इसकी 3 रानियां थी। 3 रानियों में से एक रानी थी कजरा, कजरा रानी। और ये कजरा रानी बोलती है कि महाराजा जी, जैसे औरंगजेब के पिता शाहजहां ने अपने रानी के लिए महल बनवाया है, ताजमहल, क्या आप हमारे लिए कुछ उसी टाइप का कोई महल बनवा सकते हो क्या? राजसी बोलता है, राजसी का सबसे प्रिय रानी था ये कजरा, ठीक। कजरा रानी के कहने पे राजसी जो है रतनपुर में एक महल बनवाएगा 7 मंजिलों वाला, ठीक। 7 मंजिलों वाला महल बनवाता है। ये 7 मंजिल वाला जब महल बनवाएगा तो इस महल का नाम पड़ता है 7 खंडा महल, ठीक। 7 मंजिला महल बनवाएगा राजसी, यही आगे चल के सतखंडा महल कहलाता है, और यही सतखंडा महल आगे चल के फिर बादल महल कहलाता है। समझ में आया? तो रतनपुर के बादल महल के निर्माण करता कौन है? राजसी। किसके कहने पे बनवा रहा है? कजरा रानी के कहने पे। कजरा रानी उसकी सबसे प्रिय रानी थी। इतना चीज आपको पढ़ना है राजसी को लेकर के। इसका कवि का नाम बार बार बोल रहा हूँ, कवि का नाम आपको नहीं भूलना है। कवि गोपाल मिश्र, रचना खूब तमाशा जिसमें उन्होंने औरंगजेब का अवहेलना किया, ठीक। निर्माण राजपुर नाम का एक शहर बसाता है। राजपुर नाम का शहर बसाने के बाद उसी रतनपुर में अपनी कजरा रानी के लिए बनवाता है 7 मंजिला महल, और वो 7 मंजिला महल को हम सतखंडा महल या बादल महल के नाम से जानते हैं वर्तमान में, ठीक है जी। इतना पढ़ना है आपको। राजसिंह जब मृत्यु पे रहता है, जब उसका मृत्यु होने वाला रहता है राजसिंह का, तो राजसिंह अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया होता है मोहन सिंह को, ठीक। मोहन सिंह को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया होता है कि मेरे बाद तू राजा बनेगा रतनपुर का। लेकिन जिस समय राजसिंह मृत्यु के कगार पे था, या इसका मृत्यु होने वाला था, उस समय मोहन सिंह चला गया होता है शिकार करने। अब यहाँ के राजगद्दी पे कौन बैठाएगा? राजा बोला बस तो था उत्तराधिकारी बनाऊंगा करके, लेकिन राजा के मृत्यु के समय कौन अभी शासन संभालेगा? मृत्यु के बाद मोहन सिंह तो शिकार करने गए हैं, सवेरे गए शाम को आएगा, ऐसा तो होगा नहीं, गए हैं, हो सकता होगा 1 महीने बाद लौटे। तब तक के क्या किया, इस राज सिंह का जो चाचा था सरदार सिंह, अपना राज मुकुट सरदार सिंह को देता है कि आप इसका उत्तराधिकारी बनिए, ठीक। सरदार सिंह का शासनकाल 1713 से 1732 तक, ठीक। सरदार सिंह का शासनकाल 1713 से 1732 तक। राज सिंह का चाचा होता है राज सिंह का चाचा होता है सरदार सिंह, और ये उत्तराधिकारी बन जाता है। 1 महीने बाद मोहन सिंह लौटता है तो देखता है कि क्या हुआ, राज सिंह तो नहीं है, तो राजा तो मुझे बनना चाहिए था, लेकिन नहीं। जिस समय राजा चुना जाना था मृत्यु के समय, उस समय आप थे नहीं, तो तत्काल समय में मुझे बनाया गया और मेरे को राजगद्दी मिला है, तो मैं तो छोड़ने से रहा। मोहन सिंह इस चीज से बड़ा नाराज हो जाता है, ये बदला लेने का सोचता है, लेकिन इसको एनी हाउ राजा बनना है, ठीक। इसके बाद आता है सरदार सिंह के बाद जो शासक आएगा उसका नाम है रघुनाथ सिंह। इसके शासन काल में होगा 2-4 विशेष काम, ठीक।
रघुनाथ सिंह 1732 से लेकर के 1745 ईस्वी तक। रघुनाथ सिंह क्या होगा देखो, मराठा शासक रघुजी प्रथम का एक सेनापति होता है। सेनापति का नाम होता है भास्कर पंत। और भास्कर पंत छत्तीसगढ़ में आक्रमण करेगा कब, जब रघुनाथ सिंह शासक बना रहता है तब। इसका पूरा षड्यंत्र, ये पूरा खेल रचाता है मोहन सिंह, क्योंकि उसको शासक बनना था। ठीक है, शासक बनना है और मोहन सिंह बनना था, लेकिन बन गया सरदार सिंह। सरदार सिंह के बाद राजगद्दी मिलना चाहिए था, लेकिन फिर रघुनाथ सिंह बन गया। तो मोहन सिंह षड्यंत्र रचता है कि मेरे को राजा बनना ही है। ठीक, देखो काकतीय वंश में भी मराठाओं का ही साथ लिया गया था दरियादेव ने कि राजा बनने के लिए। और वहां पे भी जो सेनापति आया था नीलूपर, तो उसका नाम पूछता है। और कलचुरी में कौन आ रहा है, भास्कर पंत। तो ये ध्यान में रखो, किस सेनापति या कौन सा मराठा सेनापति ने कलचुरियों पे आक्रमण किया था, तो वह भास्कर पंत आपको नहीं भूलना है। ठीक, रघुनाथ सिंह का तुरंत कुछ ही समय पहले इनका बेटे का मृत्यु हो जाया होता है, इकलौता पुत्र रहा होगा। ये पुत्र वियोग में डूबा ही होता है कि अचानक भास्कर पंत रतनपुर वाले क्षेत्र पे आक्रमण कर देता है। रघुनाथ सिंह बोलता है आक्रमण करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आत्मसमर्पण कर रहा हूँ। ठीक, और मैं आपके अधीन में रह करके शासन करूंगा। किसको बोल रहा है, भास्कर पंत को। कौन बोल रहा है, रघुनाथ सिंह। ठीक, तो देखो दो चीज हो गया यहाँ पे, रघुनाथ सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया और किसके अधीन में रह करके शासन कर लूंगा बोल रहा है, मराठों के अधीन में रह करके मैं शासन कर लूंगा। तो ठीक, अब देखो यहाँ पे रघुनाथ सिंह ये कलचुरी वंश का अंतिम शासक, स्वतंत्र शासक हुआ। स्वतंत्र, कलचुरी वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक। और फिर जब भास्कर पंत इसके ऊपर अटैक करता है तो ये मराठा अधीन प्रथम शासक हो जाता है। ठीक, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा, कलचुरी वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन, रघुनाथ सिंह। लेकिन कलचुरी वंश का पहला मराठों के अधीन शासक कौन, तो भी रघुनाथ सिंह। ठीक, उसके बाद क्या होता है, ये जो भोसला सेनापति भास्कर पंत है, ये 1741 के आसपास आक्रमण करता है। ठीक, ये डेट आपको ध्यान में रखना है ना। और इसी 1741 में रतनपुर मराठा साम्राज्य के अधीन में आता है, और उस अधीन में आने के बाद वो पहला राजा होता है रघुनाथ सिंह। ये पूछेगा कि मराठा सबसे पहली बार छत्तीसगढ़ के रतनपुर में कब आक्रमण किया था, 1741 ईस्वी, आपको नहीं भूलना है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आपको पूछेगा। ठीक, उसके बाद क्या होता है कि ये जो भास्कर पंत जो होता है, ये साम्राज्य को ऑपरेट करने के लिए रतनपुर के साम्राज्य में राजा तो ठीक है रघुनाथ सिंह तो रहेगा, लेकिन रघुनाथ सिंह आप हमारे से पूछे बगैर इस रतनपुर में कुछ नहीं कर सकते। इस बात की देख रेख के लिए मैं एक आदमी छोड़ के जा रहा हूँ, कल्याणगिरी गोसाई। ठीक, कल्याणगिरी गोसाई को अपना प्रतिनिधि बना के रखता है रतनपुर में, कौन, भास्कर पंत। और वो आगे निकल जाता है फिर बंगाल क्षेत्र में। इतना समझ में आया क्या, छत्तीसगढ़ के कलचुरी वंश के शासकों में या कलचुरी वंश में मराठा आक्रमण सबसे पहले कब हुआ, 1741 ईस्वी में। कौन कर रहा है, भास्कर पंत। ठीक, और कौन शासक उस समय शासन कर रहे हैं, रघुनाथ सिंह जी, 1732 से 1745 ईस्वी। ठीक, तो अंतिम स्वतंत्र शासक हुआ कलचुरियों का रघुनाथ सिंह, और मराठों के अधीन पहला शासक कौन, रघुनाथ सिंह। ठीक, 1741 ईस्वी में रतनपुर मराठों के अधीन में आता है। ये डेट आपको ध्यान में रखना, किस तारीख को या किस सन को रतनपुर वाला क्षेत्र मराठों के अधीन में आया है, 1741 ईस्वी। ठीक है जी, इतना आपको पढ़ना है रघुनाथ सिंह को लेकर के। ठीक, अब हम पढ़ेंगे मोहन सिंह, कलचुरी वंश का प्योर अंतिम शासक, प्योर कलचुरी वंश, मोहन सिंह, सॉरी वंश लिख दिया, मोहन सिंह। ठीक, 1745 से 1754 ईस्वी। ठीक, 1754 ईस्वी में मोहन सिंह का मृत्यु हो जाता है। ठीक, मराठों के अधीन दूसरा कलचुरी शासक,
सेकंड कलचुरी शासक, प्रथम तो रघुनाथ सिंह जी हो गए ना। तो मराठे के अधीन कितने कलचुरी शासक शासन किए थे, ऐसा भी क्वेश्चन पूछेगा। रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह, पहला रघुनाथ सिंह, सेकंड मोहन सिंह। मोहन सिंह का मृत्यु हो जाता है, मोहन सिंह का कोई बेटा नहीं होता है, तो रघु जी प्रथम अपना बेटा बिंबाजी भोसले को भेजेगा, बिंबाजी भोसला। और बिंबाजी भोसला को कहता है कि अब जाइए, दक्षिण कौशल में रतनपुर नामक एक साम्राज्य है, वहां वो जो हमारे अधीन काम करते थे उसका राजा मर चुका है और उसके गद्दी खाली है। तो एक काम करिए बिंबाजी भोसले जी, आप जाइए और छत्तीसगढ़ में रतनपुर वाले क्षेत्र को आप संभालिए। कब की बात हो रही है, 1754 ईस्वी में। ठीक, मराठाओं का शासन अब हो जाएगा हमारे छत्तीसगढ़ में चालू। और यहीं से हम पढ़ेंगे, सॉरी ये डेट है 1757। ईस्वी। ठीक, यहां से चालू हो जाता है छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास। तो प्राचीन इतिहास और मध्य इतिहास खत्म, इसके बाद हम चालू करेंगे आधुनिक इतिहास के बारे में। छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक के रूप में नियुक्त होकर आता है हमारे बिंबाजी भोसले, इसका नाम आपको नहीं भूलना है। अंतिम बार या रतनपुर शाखा के अंतिम शासक कौन है, मोहन सिंह। अंतिम कलचुरी शासक कौन है, तो ये मोहन सिंह को आपको ध्यान में रखना है। ये चीज आपका खत्म, कलचुरी वंश पार्ट 2। अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं कितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, किस वंश के ताम्रपत्र लेख का आरंभ ओम नमः शिवाय से होता है। मैं आपको बताया था कलचुरियों का जो ताम्रपत्र है वो ओम नमः शिवाय से होता है। ठीक है जी, इससे पता चलता है कि इनका जो राजभाषा है वो संस्कृत था। ठीक, अच्छा, इसका जो राजकीय जो मुद्रा है या उपाधि गजलक्ष्मी है। ठीक है, राजकीय मुद्रा गजलक्ष्मी। ठीक, कलचुरियों की राजकीय भाषा क्या थी, संस्कृत। तुम्माड़ के बंकेश्वर मंदिर में चतुष्किंग का 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण किसने करवाया था। इस तुम्माड़ में बंकेश्वर महादेव मंदिर में 4 खंभों वाला मंडप का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव प्रथम। ये बंकेश्वर महादेव का उपासक था। ठीक, इनके पिताजी रत्नदेव प्रथम के माध्यम से उस मंदिर को बनाया गया था। ये जो मंडप देख रहे हो ना आप, यही वो 4 खंभों वाला मंडप है। ठीक, और इसी 4 खंभों वाले मंडप में अपनी रानी राजल्ला और 2 मंत्री सोड़देव और विग्रहदेव, सोड़देव और विग्रहराज, इन सब का नाम इसमें उल्लेखित है। ठीक, निम्न में से कौन सा शासक मकरध्वज नामक जोगी के साथ तीर्थटन के लिए जाता है, बताइए। वे शासक थे जाजल्यदेव प्रथम। ठीक, ये तीर्थटन के लिए जाता है लेकिन लौट के वापस नहीं आता कभी। निम्न में से किस शासक ने त्रिपुरी नरेश, गयाकर्ण, गंगवंशी शासक अनंत वर्मन चोटगंग, बंगाल के गौंड राजा, इन सारे राजकों को हराता है या पराजित करता है, वो है आपके रत्नदेव द्वितीय। रत्नदेव द्वितीय ही वो शासक है जो 3 युद्ध करता है। ठीक, और साथ ही साथ ये वो शासक है जो त्रिकलिंगाधिपति का भी उपाधि धारण करते हैं। प्रसिद्ध ज्योतिषी पद्मनाथ किसके दरबार में रहता था। देखिए, रत्नदेव तृतीय इतना विद्वान आदमी था कि इसे 36 विद्याओं के ज्ञाता बोलते थे। ठीक, 36 विद्याओं का ज्ञाता, और इसके दरबार में ज्ञानी लोग भरे पड़े होते थे। ये स्वयं बुलाते थे और शास्त्रार्थ भी करते थे। उसमें से एक नाम था पद्मनाथ। पद्मनाथ क्या है, इसके दरबार में ज्योतिषी का काम करता था और करता था चंद्र ग्रहण की गणना। ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखो, इतना पढ़ना है आपको। रत्नदेव द्वितीय के सामंत का नाम बताइए जिन्होंने अकलतरा में विकर्णपुर महल और रेवत मंदिर का निर्माण करवाया। तो देखो, वो है वल्लभराज जी। वल्लभराज जी जो है
वे अकलतरा में विकर्णपुर महल और रेवंत मंदिर का निर्माण करवाया। रेवंत मंदिर एक सूर्य मंदिर है, ये ध्यान में रखो। रेवंत मंदिर एक सूर्य मंदिर है, ठीक है जी। रतनपुर के गज किले का निर्माण किसने करवाया था? ठीक, उस गज किले का निर्माण करवाया था पृथ्वीदेव द्वितीय ने। यहाँ पे रावण की एक ऐसी मूर्ति है जो स्वयं का गला काट रहा है, यज्ञ कर रहा है। पृथ्वीदेव द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था, ये आप मुझे कमेंट करके बताओ। रतनपुर के प्रसिद्ध राजूलोचन मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया? वो जीर्णोद्धार करवाने वाला शासक था पृथ्वीदेव द्वितीय। इस मंदिर को बनवाने वाला शासक कौन है? नलवंशी शासक विलासतुंग। विलासतुंग इसके निर्माण करता है, वंश है इसका नल। ठीक, जीर्णोद्धार करता कौन है? पृथ्वीदेव द्वितीय। ठीक है जी। किस शासक को मुगल दरबार में पेश किया गया था? वो थे कल्याण साय, 8 वर्ष के लिए थे मुगल दरबार में। ठीक है, 8 वर्ष के लिए। जहांगीर या अकबर। कुशाईगढ़ को राजधानी बनाया, किसने बनाया? बरहेंद्र शाह ने छुरी कुशगई नाम से अपने राजधानी बनाते हैं और कोसाई माता का मंदिर भी बनवाता है। रतनपुर में बादल महल का निर्माण किसने करवाया था? राज सिंह ने अपनी पत्नी कजरा देवी के कहने पे सातखंडा महल या बादल महल का निर्माण करवाता है। ठीक, मराठों के अधीन अंतिम कलचुरी शासक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताओ। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ सारा टॉपिक हमने कवर किया होगा और ये सारा जो फैक्ट्स हमने बताया है वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछेगा एग्जाम में, इसलिए आपको हर एक फैक्ट को ध्यान से पढ़ते हुए चलना है, याद करते हुए चलना है। प्रीलिम्स सब करीब आते जा रहे हैं डे टू डे। ठीक, तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक, धन्यवाद।